नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हवर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रायपुर के मेटल पार्क इलाके में कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान दिलीप कुमार वर्मा के रूप में की जा रही है, जिनकी करीब 1 माह पहले विधानसभा थाना में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। कंकाल को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने उड़ला थाना में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। थाना उड़ला क्षेत्र अंतर्गत मेटल पार्क एरिया में मानव शरीर के अवशेष मिले हैं, जिस पर थाना उड़ला में मर्ग कायम किया जा रहा है। तत्काल इसकी सूचना पर डीसीपी नॉर्थ जोन सर्किल और एसीपी नॉर्थ जोन उड़ला भी मौके पे उपस्थित हुए और दोनों के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश थाना जो प्रभारी है उड़ला को दिया गया है, जिस पर मर्ग जांच किया जा रहा है। इस पर तत्काल एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी उपस्थित है और उनके द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चिरमिरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड रसल एक्का समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हैदराबाद से लाए गए नशीले इंजेक्शन सरगुजा क्षेत्र में सप्लाई किए जाते थे और एटीएम कार्ड के जरिए लेन देन किया जाता था। अंतिम कड़ी रंजीत विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के बाद पूरा नेटवर्क सामने आया। इससे पहले शेख अल्ताफ और किशन रजक को रंगे हाथों पकड़ा गया था। पूछताछ में कई नाम उजागर हुए। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और जेल भेज दिए गए हैं। 2025 में हल्दीबाड़ी में एक नशीली इंजेक्शन पकड़ी गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि शुभम के द्वारा हमको दिया गया था। शुभम से को गिरफ्तार किया गया। शुभम से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि अंबिकापुर का कोई रसल एक्का है, वो सारा सप्लाई देता है सारे लोगों को। जब रसल एक्का को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हैदराबाद से भागकर रायपुर आ गया। फिर रायपुर से उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में उसने बताया कि काम तो वो करता है, लेकिन बेंदला बासु और रजत जायसवाल, ये दोनों के माध्यम से एटीएम और पैसा लेता है, खुद से कुछ नहीं करता। और एक एटीएम जो है बेंदला बासु का, वो झारखंड के गढ़वा जिले में रंजीत कुमार को दे दिया है। अभी हम रंजीत कुमार को कल दिनांक को गिरफ्तार किए हैं। उससे वो एटीएम बरामद किए हैं जो बेंदला बासु का एटीएम था, जिससे ये लेन देन करता था। पूरा नशे का जो भी पैसा था वो बेंदला बासु के एटीएम से निकाल लेता था। जांजगीर जिले में एसीबी बिलासपुर ने गुरुवार को 2 बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में नवागढ़ नगर पंचायत के लेखापाल प्रकाश जायसवाल को 8,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। वह 2.03 लाख रुपए के बिल का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। वहीं दूसरी कार्रवाई में सीएसपीडीसीएल जांजगीर के सहायक अभियंता विजय नोरगे, उप अभियंता राजेंद्र शुक्ला और सहायक ग्रेड 1 देवेंद्र राठौर को 35,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा ट्रांसफार्मर और मीटर लगाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। दोनों मामले में शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपियों को रंगे हाथ दबोच लिया। सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। पंचायतों में खाली पड़े पंच और सरपंच के पदों को भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रक्रिया को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है और तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक 5 मई तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके बाद जून के पहले सप्ताह में उपचुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि इस उपचुनाव में 1 सरपंच और 14 पंचों के पदों पर मतदान कराया जाएगा। वहीं पार्षद सलीम गफ्फार के निधन के बाद वार्ड नंबर 36 संजय गांधी नगर में भी पार्षद पद के लिए चुनाव कराया जाएगा, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। अब सबकी नजरें निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, जिसके बाद चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म होने वाला है। उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पंचायत में अभी हमारे यहाँ 1 सरपंच का पद खाली है और 14 पंच हैं, और इसी तरह से नगरीय निकाय में 1 वार्ड पार्षद का पद खाली है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन से ये पता लगेगा कब से चुनाव होना है। लोकल
इलेक्शन में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर करें। धन्यवाद। राजधानी रायपुर के गोल चौक इलाके में 12वीं के एक छात्र पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार छात्र भविष्य सोनी अपने दोस्त से मिलने मैदान पहुंचा था, जहां मौजूद कुछ युवकों ने उससे नशे के लिए 2000 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने पहले मारपीट की, फिर करण पांडे ने उसके पीठ पर चाकू से वार कर दिया। हमले में छात्र को सिर और पीठ पर चोट लाई है। डीडी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना डीडी नगर में भविष्य सोनी नामक प्रार्थी ने एक शिकायत दर्ज कराया था कि वह जब गोल चौक की ओर जा रहा था, उसके दो साथी ने रोका और उसे कुछ पैसे की मांग की और इसी बात पे विवाद होने लगा। विवाद के बाद उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। एमएलसी कराने के बाद उसमें जो घटनाक्रम दिखा गया, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अन्य दो आरोपी जो करण पांडे और एक उदय नाम आ रहा है, उसकी पतासाजी की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देश में अंतर्राष्ट्रीय हालात और बढ़ती महंगाई के बीच अब घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लोगों की परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही सिलेंडर बुकिंग की व्यवस्था लागू किए जाने से आम जनता, खासकर ग्रामीण महिलाएं काफी परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम ने शहर से लगे गाँव में जाकर महिलाओं से बात की। महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। उनका कहना है कि जहां शहरी क्षेत्रों में छोटे परिवार होते हैं, वहीं गांव में बड़े परिवार रहते हैं जिनमें 10 से 12 सदस्य तक होते हैं। ऐसे में एक सिलेंडर मुश्किल से 25 से 30 दिन ही चल पाता है। महिलाओं ने बताया कि इसके बावजूद उन्हें 45 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें मजबूरी में फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ परेशानी पड़ रही है, बल्कि धुएं से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ सरकार धुआं मुक्त रसोई की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के नियम लोगों को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन समस्याओं को ध्यान में रखकर इस नियम में बदलाव करेगी या नहीं। भाई नए दिन हो गए गैस लेवा था मल्ला तो गैस सिलेंडर कम से कम कितना दिन चलते गैस? मुश्किल से महीना भर जाते। हाँ, तो अब शासन है नवा नियम लाए है 45 दिन, मतलब 45 दिन में अगर गैस नहीं रिफिलिंग हुई तो क्या करूँ तुम? चूल्हा बारबो तो ये मतलब धुआं नहीं हुई, फिर अब धुआं होगी तो क्या करबो, खाना बनाना जरूरी है। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कोकीन सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कृष्ण गोपाल अग्रवाल के पास से 4.55 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में ड्रग्स की खेप पहुंचने वाली है, जिसके बाद घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कोकीन कुरियर के जरिए मंगाई गई थी। पुलिस ने आरोपी की कार और मोबाइल भी जब्त किया है तथा अब पूरे नेटवर्क और कुरियर कनेक्शन की जांच की। आजकल नए तरीके का ड्रग्स मंगवाने का ये अपने लोग यूज स्टार्ट किए हैं। अपने जो यहाँ इस मामले में देवेंद्र नगर थाना के एरिया में एक आरोपी ने जो है दिल्ली से कुरियर में कोकेन मंगवाने का एक मामला सामने आया, जिसमें मुखबिर सूचना पे हमको जानकारी मिली थी कि दिल्ली से ही हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये रायपुर में कई एक कुरियर सेंटर में बीपी मशीन में नीचे छुपा के 1-1 ग्राम का छोटा छोटा ये पैकेट टाइप का पुड़िया टाइप का बना के अंदर पॉलिथीन कंसील्ड वे में उसके अंदर छुपा के रखे थे और उसको हम लोग तुरंत पहुंचे और वो कुरियर जब लेके बाहर निकल के जा रहा था उसको ट्रैक किया गया और उसको पकड़े थे। तो वो बीपी मशीन के अंदर कुरियर खोल के देखे तो उसके अंदर 5 ग्राम को कोकेन मिला हमको। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार इनामी सट्टेबाज राजा बजाज को उसके एक साथी सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क चला रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान 6 लाख रुपए से अधिक नकद, 2 स्कूटी, 3 कार और कई महंगे मोबाइल जब्त किए गए। एडिशनल एसपी पंकज पटेल के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। फिलहाल पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। सिविल लाइन थाने में पूर्व में दिसंबर में एफआईआर किया गया था, जिसमें मनोज पुक्तानी जो है जिसको ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए अरेस्ट किया गया था। इसी मामले में जो एक और फरार आरोपी थी राजा बजाज, जिसकी लगातार हम लोगों के द्वारा पता तलाश किया जा रहा था लेकिन वो मिल नहीं रहा था। अभी उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है और उसके पास से लगभग 6,90,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और ऑनलाइन सट्टा से हिसाब किताब के संबंध में उसके मोबाइल में काफी सारी जानकारी और कुछ रजिस्टरों को जब्त किया गया है। रमजान के महीने के बाद बिलासपुर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शहर की ऐतिहासिक ईदगाह
समेत विभिन्न मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। घरों में मीठी सेवई और सीर खुरमा की खुशबू बिखरी रही। वहीं बच्चों में ईदी को लेकर खास उत्साह दिखा। बाजारों में भी रौनक नहीं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन सतर्क रहा और पुलिस बल तैनात किया गया। जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं। 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद ये आज का जो दिन है तोहफे के तौर पे हमें मिलता है ईद जो है, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो सुबह ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है अपने लोगों से, आप इधर आ जाइए थोड़ा, अपने ख़ास लोगों से जो है जाकर मिलते हैं, उनसे खुशियाँ मनाते हैं, उनके साथ में गले मिलते हैं। जो भी गिले शिकवे अगर हुए होते हैं तो उसे दूर करते हैं। बस ये खुशियाँ मनाने का दिन है आज का। रायगढ़ में रमजान के 30 रोजों के बाद ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के ईदगाह मैदान, जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयां बांटी। बच्चों में ईदी को लेकर खास उत्साह दिखा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान समाज के लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। 30 रोजे के बाद जो है आज ईद का जो है ये खुशनसीब दिन जो है हम सभी को मुबारक हुआ। और आज के दिन जो है हम सभी ने नमाज अदा करके जो है सबको एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। और चूँकि हमारे सभी जो भी त्यौहार हो सभी मोहब्बत और शांति का पैगाम देते हैं, चाहे वो ईद हो, होली हो, दीपावली हो, गुरु पर्व हो, जीसस का 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम रहता है उनका, तो सारे त्यौहार जो है मोहब्बत और शांति का संदेश देते हैं। रायपुर पुलिस ने बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुजगहन निवासी पीड़ित से करीब 9.60 लाख रुपए की ठगी के बाद मामला सामने आया। जांच में पता चला कि आरोपी नोएडा के गौर सिटी मॉल से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर खुद को बैंक और बीमा कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। पुलिस ने दिल्ली में कार्रवाई कर गाजियाबाद निवासी अनिल कुमार, अजय तिवारी और रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया है। इसमें हमारा प्रार्थी परमजीत सिंह चड्डा जी के साथ पिछले 1 साल से इंश्योरेंस के पैसे जो है वो मैच्योरिटी का पैसे वो दिलाने के नाम पे लगातार लास्ट 1 ईयर से उसके साथ अलग अलग अकाउंट्स में लगभग 10 लाख के पैसा जो है ट्रांसफर किया गया है। तो ये इसमें आईटी एक्ट के साथ मुजगहन थाने में अपराध दर्ज किया गया और एसीसीयू टीम के द्वारा विवेचना की गई। तो उसमें कंटिन्यूअस हम लोग साइबर सपोर्ट लेते हुए इनको अपराधों को ट्रैक किया और ये लोग जो है दिल्ली में एक कॉल सेंटर चला के जो एजे सेनियर्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे एक फ्लैट में कॉल सेंटर चलाते थे और ऐसे बहुत लोगों को इन लोगों ने ठग के लगभग करोड़ों रुपए के इसमें इन लोगों ने ओवरऑल ये किया है। रमजान के 30 रोजों के बाद शनिवार को प्रदेश भर में ईद उल फितर का त्योहार उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर स्थित दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा की मस्जिदों व ईदगाहों में हजारों नमाजियों ने नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। रायपुर के ईदगाह, भाटा और शहर की प्रमुख मस्जिदों में सुबह से ही भीड़ रही। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान ज़कात और फितरा देकर जरूरतमंदों की मदद की परंपरा निभाई गई। कई जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। रमजान मुबारक की ईद थी, ईद उल फितर जिसे कहते हैं। आज पहला कई सालों के बाद ऐसा मौका आया कि पूरे भारत में ईद एक साथ मनाई गई और बड़ी खुशी के साथ मनाई गई और हर जगह से ही संदेश दिया गया कि भारत में जो जहाँ रहता है वो अमन के साथ रहे, भाईचारा के साथ रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जहां राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजेश सूर्यवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को पशुपालन से जुड़ी नई तकनीकों और बेहतर देखभाल के तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि जिस तरह व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखता है, उसी तरह पशुओं की नियमित देखभाल और बीमारियों की पहचान बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने किसानों को पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और सही इलाज के बारे में विस्तार से समझाया।
उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्नत तकनीकों के जरिए पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। यह संगोष्ठी किसानों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई, जिससे पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। पशु विभाग संयुक्त संचालक पशुधन विभाग द्वारा कार्यक्रम संभागीय स्तर में है। तो पशुधन जो श्वेत क्रांति कहते हैं दूध उत्पादन में, वहाँ बिलासपुर संभाग द्वारा बिलासपुर जिला हमारे जिला में किसान मन का प्रशिक्षण एक संगोष्ठी के रूप में जो गाय वन के बछिया पैदा करते कृत्रिम दरबंधा वो उच्च नस्ल के जैसे मुर्रा हो गए, गाय हो गए, हरियाणा जो प्रजाति है। तो दूध के उत्पादन छत्तीसगढ़ में छोटे गाय होते देसी गाय, नस्ल सुधार के साथ साथ किसान मन के दूध उत्पादन में जितना भी होगा 5 से 10 लीटर 20 लीटर जितना भी गाय जैसे जैसे नस्ल के होते उत्पादन में, तो किसान मन के पशु मन के बीमारी के बारे में जब किसान मन के जानकारी रहते, बरसात गर्मी ठंडा में विभिन्न प्रकार की बीमारी होते, तो स्वयं उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के लिए किसान मन के जागरूकता हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित होने के बाद प्रदेश में सियासत और समाज दोनों में हलचल तेज हो गई है। नए कानून को लेकर जहां एक ओर समर्थन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पारित इस नए धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत अवैध धर्मांतरण के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं पीड़ित महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो सजा 10 से 20 साल तक बढ़ाई गई है और जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक रखा गया है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में सजा और भी कड़ी करते हुए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर में इस कानून को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। हिंदू संगठनों ने इस फैसला का स्वागत करते हुए इसे समाज के लिए जरूरी और सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय से जबरन और प्रलोभन देकर कराए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ऐसे सख्त कानून की जरूरत थी। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले की सराहना की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं लगता, सभी लोगों को इन्होंने धर्मांतरित करवाया और इनके पास्टरों के नाम भी देख लीजिए आप। संध्या तिवारी, पूनम शर्मा, त्रिलोकी पांडे, ऐसे ऐसे पास्टर है, दीपक राजपूत जैसे पास्टर। छत्तीसगढ़ में इनका गिरोह चारों तरफ फैला हुआ था और ये लोग हिंदुओं के भोलेपन का फायदा उठा करके हिंदुओं को धर्मांतरित कराते थे। आज इनके मन में डर है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इनका जो अवैध धंधा चल रहा था धर्मांतरण कराने का, उसको रोक लगाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा कानून छत्तीसगढ़ में हम हिंदुओं को तोहफे के रूप में दिया है। उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय ने इस कानून का विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह कानून उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे निर्दोष लोगों को फंसाने की आशंका है। अभी तक एक भी केस पूरे भारत में धर्मांतरण के विरोध में एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ है। ऐसा है तो हम तो बोलते हैं भाई कड़ी सजा मिले, उसमें कोई तो मत नहीं, हम उसमें बिल्कुल नहीं है। पर अगर कोई गलत करता है, चाहे वो सरकार भी हो, किसी को कमजोर समझ के दबाता है तो ये गलत करता है। क्योंकि आगे हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, मसीह और अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कानून वाकई अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएगा या फिर नए विवाद को जन्म देगा। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि इसका असर जमीन पर कैसे दिखता है। मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पूज्य सिंधी पंचायत पुराना राजेंद्र नगर द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेट्री चंड पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाज की ओर से जगह जगह विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के साथ ही सुबह बहिराणा साहब यात्रा और दोपहर लंगर के बाद भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। यात्रा से पहले भगवान झूलेलाल का अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं और पुरुष भगवान झूलेलाल के भजनों पर झूमते नजर आए। युवा ढोल की थाप पर डांस करते रहे। शोभा यात्रा ढोल धमाकों व डीजे की धुन के साथ निकलते हुए शहर के सभी प्रमुख मार्गों को झूलेलालमय कर दिया।
शोभा यात्रा में महिला पुरुष युवाओं के साथ वरिष्ठ समाजजन भी शामिल हुए। शोभा यात्रा प्रमुख मार्ग कटोरा तालाब, श्याम नगर, शंकर नगर, तेलीबांधा होते हुए मरीन ड्राइव होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां जगह जगह समाज के गणमान्य नागरिक द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। लाल कयो झूले लाल, जैसे पूरे देशवासी प्रदेशवासियों की तरफ से रायपुर नगर निगम की तरफ से आप सबको बधाइयाँ, और पूरे सिंधी समाज के हिंदू नववर्ष के समाज सभी से बधाइयाँ। आज घर घर हर बस्ती में हर रोड में झूलेलाल का महोत्सव पूजा अर्चना है, बहराने साहब की पूजा हो रही है, चाहे धर्मशाला हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चौक चौराहे हो, सब पे भंडारा चल रहा है। भगवान झूलेलाल के नाम से हम नगर निगम परिवार सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज पूरे देश भर में झूलेलाल की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों से और एवं जो सिंगापुर दुबई में मेरे सिंधी भाव बैठे हुए हैं उनको मैं चेटी चंद की ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। और मैं यह मेरे पूज्य सिंधी पंचायत पुराना राजेंद्र नगर में 25वां आज का चेटी चंद महोत्सव है, और जिसमें आप कम से कम 10 से 15 बार आप शरीक हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक साथ में झूलन साईं की आरती करते हैं, जो हमारा पंजड़ा गाया जाता है सिंधी समाज का, हमारा हिंगलाज माता का, वो गाते हैं। और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम रहता है, नारी शक्ति में बैठी हुई है। और उसके बाद में हमारा अटूट लंगर चलता है, और शाम को पूरा 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक के यहाँ हमारा ये शोभा यात्रा निकलती है, जो यहाँ से होते हुए पूरा गोकुल रेजेंसी, कटोरा तालाब और मरीन ड्राइव गुरुद्वारे में उसका विसर्जन किया जाता है। और यहाँ पर एकता, भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ जो हम लोग मनाते आ रहे हैं, देख रहे हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है ना। और मैं सभी का हृदय से, और मीडिया प्रभारी जितने भी आए हैं उनका हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूज्य सिंधी पंचायत राजेंद्र नगर को इन्होंने कवर करते आ रहे हैं 25 सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। सिंधी समाज में चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर आज आस्था, उत्साह और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान लाल साईं झूलेलाल की जयंती पर सिंधी युवक समिति द्वारा भव्य और शानदार शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्ति और रंगों से सराबोर कर दिया। दरअसल शोभा यात्रा की शुरुआत अखंड ज्योत और बहराणा साहब की पूजा अर्चना के साथ हुई। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, आयो लाल झूलेलाल के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। सिंधी समाज के युवा, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ जन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और डांडिया की धुन पर झूमते नजर आए। इस भव्य शोभा यात्रा की सबसे खास बात रही इसकी सतरंगी और आकर्षक झांकियां। उज्जैन के महाकाल, गंगा नगरी, बनारस, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की धार्मिक और सांस्कृतिक झलकियों को कलाकारों ने बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। इन जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और हर कोई इन्हें देखकर भाव विभोर हो उठा। हर्ष का विषय है कि सिंधी युवक समिति के द्वारा 53 सालों से भव्य शोभा यात्रा भगवान झूलेलाल की निकाली जा रही, जो कि हेमू नगर से स्टार्ट होती है, सिंधी कॉलोनी और रामनगर में समाप्त होती है। आप देख रहे हैं कैसे समाज के हर वर्ग उत्साहित है, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के द्वारा अच्छे से नाच गाना, प्रसाद बांटा जा रहा है, शरबत बांटा जा रहा है। आप सभी को झूलेलाल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शोभा यात्रा बंधवा पारा से शुरू होकर गुरु नानक चौक, तोरवा नाका, जगमल चौक, दयालबंद, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, कंवर राम कपड़ा मार्केट, गोल बाजार, सदर बाजार, प्रताप चौक, पुराने पुल, सरकंडा और जराभाटा होते हुए सिंधी कॉलोनी पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग में जगह जगह समाज के लोगों और विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रास्ते भर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा और जगह जगह फल, मिठाई और शरबत का वितरण भी किया गया। पूज्य सिंधी सेंट्रल महापंचायत और समाज के अन्य संगठनों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन ने न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज की एकता और भाईचारे का भी शानदार संदेश दिया। यह शोभा यात्रा भक्ति, संस्कृति और उत्साह का ऐसा संगम बनी जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। सिंधी समाज का 9 वर्ष 20 मार्च 2026 को जो पड़ा है, सिंधी समाज का हर एक उत्साह से नाच रहा है। 12 घंटा 12 किलोमीटर दोपहर को 12 बजे चलता है, रात को 12 बजे बंधवा पाड़ा से चलकर पूरा नगर भ्रमण कर सिंधी कॉलोनी में पहुंचता है। सिंधी युवक समिति द्वारा ये ऐतिहासिक जुलूस आयो लाल करो, आयो लाल करो,
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।